एवरीवन, दिस इज़ प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमने अब तक समझ लिया है कि एडमिशन्स होता क्या है और कौन कौन एडमिशन्स जो है वो कर सकता है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्या एडमिशन्स अपने फेवर में अगर किसी इंसान ने किए हैं तो वो खुद प्रूव कर सकता है क्या उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन नंबर 19 जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो बात करता है कि एडमिशन क्या फेवर में दिए जा सकते हैं क्या। पहले ये सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ था। अब ये सेक्शन नंबर 19 बीए से डील करता है। इससे क्या कहता है सेक्शन 19? तो पहली चीज़ ये कहता है एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो पहली बात क्या कहता है ये कि एडमिशंस जो है वो अगेंस्ट प्रूव किए जा सकते हैं। जिस भी इंसान ने एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट वो प्रूव होंगे या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्रूव होंगे। मतलब अगर मैं कोई एविडेंस दे रही हूँ तो मेरे अगेंस्ट में प्रूव होगा। अगर मैं खुद ही कोई बात कर रही हूँ तो मैं खुद अपना एडमिशन उस चीज़ में प्रूव नहीं कर सकती। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से इस बात को कि क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है कि क्या जो डीड है, कोई डीड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आता है कि क्या जो वो डीड है वो फॉर्ज्ड है या नहीं है। इस केस में ए कह रहा है कि वो डीड जो है वो जेन्यून है, बी कह रहा है कि जो डीड है वो फॉर्ज्ड है। ठीक है, तो ए और बी ये अफर्म कर रहे हैं। ए तो खुद ही कह रहा है कि जेन्यून है, बी कह रहा है फॉर्ज्ड है। अब ए को ये प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कोर्ट के सामने कि ये जो डीड है ये जेन्यून है, और बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फॉर्ज्ड है। तो क्या ए अपना खुद का एडमिशन, अपनी खुद की स्टेटमेंट ये कहते हुए कि ये डीड जेन्यून है, इससे इस बात को प्रूव कर सकता है क्या कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो डीड है ये जेन्यून है? तो नहीं कर सकता। यही बात सेक्शन 19 का जो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने पढ़ा वो कह रहा है कि जो भी एडमिशंस होंगे वो अगेंस्ट में प्रूव किए जाएंगे। इसका मतलब अगर बी कोई एडमिशन करता है, बी अगर कहता है कि डीड जेन्यून है, तब ए उसको प्रूव कर सकता है। क्या कर सकता है? ए में प्रूव और ये जेन्यून वाली चीज बाय बी स्टेटमेंट, जिसमें अगर बी ने ये कह दिया कि ये डीड जो है ये जेन्यून है, इफ बी जो है वो एडमिट कर लेता है तब तो प्रूव कर सकता है, पर ए खुद की स्टेटमेंट से प्रूव नहीं कर सकता कि ये डीड जेन्यून है। सिमिलरली बी जो है, अगर उस बी को प्रूव करना है कि ये डीड फॉर्ज्ड है, तो अगर ए ने ये चीज बोली है कि ये डीड फॉर्ज्ड है तो बी उसको प्रूव कर सकता है, पर बी खुद की स्टेटमेंट ये देते हुए कि ये डीड फॉर्ज्ड है प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑपोजिट चीज जो है, अगेंस्ट की चीज प्रूव कर सकते हो आप एडमिशन में। आप खुद अगर कोई चीज अफर्म कर रहे हो तो उसको खुद का एडमिशन आप खुद करके प्रूव नहीं कर सकते। ये बात हमारा फर्स्ट पार्ट कहता है सेक्शन नंबर 19 का कि एडमिशंस आर रेलेवेंट। एडमिशन सिर्फ तब रेलेवेंट होंगे और प्रूव किए जा सकेंगे उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसने वो चीज दी है। जैसे कि ए जो है, अगर बी ये कहता है कि ये डीड जो है ये जेन्यून है, तो ये बी के अगेंस्ट हो गई ना, क्योंकि बी तो पहले अपनी अफर्मेशन में तो ये कह रहा है, बी जो है क्लेम तो ये कर रहा है कि ये डीड फॉर्ज्ड है, उसका केस तो ये है। पर अगर बी खुद ही एडमिट कर लेता है कि ये जेन्यून है तो ये बी के अगेंस्ट में एज एडमिशन प्रूव की जा सकती है। तो हमने समझ लिया फर्स्ट पॉइंट। नाउ जो भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो, और ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट एनी वेट आप अभी जाके ये स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले समझ लिया कि जनरल रूल तो क्या है कि एडमिशन हमेशा अगेंस्ट में प्रूव होंगे। ठीक है, अगर मैंने कोई एडमिशन किया है तो वो, अगर मैंने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके वो चीज़ बोली है तो वो मेरे अगेंस्ट प्रूव हो सकती है एज एडमिशन। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ क्या है, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपने फेवर में कोई चीज़ बोलूं और वो एज एडमिशन प्रूव की जा सके कोर्ट में? सो यस, सेक्शन नंबर 19 बीएसए का यही कुछ एक्सेप्शंस बताता है, 3 एक्सेप्शंस बताता है जिन केसेस में अगर फेवर में भी कोई बात बोली है, कोई फेवर की भी चीज़ है, तो उसको भी एज एडमिशन कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। बट तो जनरल रूल तो क्या हो गया, एडमिशंस आर relevant and may be proved against the person but cannot be proved by or on behalf of person who makes them or by his representative interest, ठीक है। तो फेवर में नहीं होते, जनरल रूल ये कि अगेंस्ट में ही एडमिशन जो है वो प्रूव किए जा सकते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है? पहला एक्सेप्शन ये है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third persons in section number 26। क्या कह रहा है फर्स्ट एक्सेप्शन कि इन जनरल तो नहीं होते हैं, पर एडमिशंस जो है वो अपने बिहाफ पे, अपने फेवर में कब प्रूव किए जा सकते हैं, जब वो स्टेटमेंट उस नेचर की है कि अगर वो इंसान जो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसकी डेथ हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती, तो वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 26 में। मतलब पहले जो सेक्शन 32 था ना, डाइंग डिक्लेरेशन, कॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जब प्रूव होता है, तो ये सारी चीज़ें जो थी अब सेक्शन 26 में आ चुकी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो अगर वो इंसान की डेथ हो जाती तो वो सेक्शन 26 के वो 8 सर्कमस्टांसेस में फॉल करता और रेलेवेंट हो जाती। तो ऐसी स्टेटमेंट एज एडमिशन भी प्रूव की जा सकती है, ये बोलता है हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन। तो कौन कौन से इसके इलस्ट्रेशन है, इसका इलस्ट्रेशन बी और सी जो है इस पॉइंट पे दिया हुआ है। आप लोग जब भी पढ़ रहे हो तो इलस्ट्रेशन के पास ब्रैकेट में मैं हमेशा बताती हूँ कि लिख लो कि ये कौन से पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे बी और सी में आपको ब्रैकेट बना के लिख लेना है कि ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड है। क्या कहता है ये कि ए जो है वो एक कैप्टन है शिप का, इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। ए जो है कैप्टन शिप का, उसको ट्राई किया जा रहा है कि उसने जो शिप है वो कास्ट अवे कर दी। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। इस चीज़ के एविडेंसेस दिए जा रहे हैं कि जो शिप है वो अपना रेगुलर रूट जो है उसको फॉलो नहीं कर रही थी और दूसरे रास्ते से कैप्टन उसको लेके गया था। अब ए जो है कैप्टन वो प्रोड्यूस करता है एक बुक kept by him in the ordinary course of business showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissions between third parties if were dead, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो हमारा सेक्शन नंबर 26 का पॉइंट है कि अगर ये कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज़ हुई है और वो इंसान की डेथ हो गई स्टेटमेंट के बाद और वो कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने कोई स्टेटमेंट दी थी तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। तो इस केस में भी क्या हुआ है, ए जो है वो एक डायरी प्रोड्यूस कर देता है जिसमें वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन करता है, जिसमें वो सारे रास्ते लिखता है। जिस भी दिन वो शिप लेके जाता है वो रास्ते लिखता है कि मैं आज इस दिन से शिप लेके गया, आज उस दिन से। तो उसने वो डायरी प्रोड्यूस करी कोर्ट के सामने और बताया कि जो डे टू डे उसका रूट था वो उसी तरीके से लेके गया था, जो प्रॉपर कोर्स है उसी रास्ते से वो आज भी शिप को लेके गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी, ये कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रही है। अगर उसकी डेथ हो जाती तो वो सेक्शन नंबर 26 का जो बी पॉइंट है उसमें रेलेवेंट हो जाती, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, पर हमारा सेक्शन जो एक्सेप्शन 2 है वो यही तो कहता है कि अगर उसकी डेथ होती तो वो वहाँ रेलेवेंट होती, वो वाली स्टेटमेंट सेक्शन 26 बी मतलब सेक्शन 26 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर इसकी डेथ हो जाती तो ये जो है स्टेटमेंट वहाँ रेलेवेंट हो जाती। अभी ये एज एडमिशन यूज़ की जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये 26 के बी वाले पॉइंट में फॉल कर रही है, कॉज ऑफ बिजनेस वाली चीज़ में, कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल कर रही है, इसलिए ये रेलेवेंट हो जाएगी। सी वाला भी इसी तरीके से बात करता है कि जो ए है वो अक्यूज्ड है, क्राइम कमिट हुआ है कोलकाता में, वो लेटर प्रोड्यूस कर देता है जिसमें उसने लिखा है कि वो उस दिन चेन्नई में था। तो ये भी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है चीज़, है ना। जो लेटर उसने लिखे थे पोस्ट कर दिए उसने, तो एक तरीके से ये प्रूव हो गया ना कि हाँ वो उस दिन वहाँ पे था। अगर उसकी डेथ हो जाती तो वो भी 26 का जो बी है वहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसको एडमिशन मान लिया जाएगा। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने 2 एक्सेप्शन समझ लिए। कौन कौन से? सबसे पहला तो ये कि अगर उसने
अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती तो वो रेलेवेंट होता है सेक्शन 26 के अंडर, ठीक है। दूसरा अभी हमने क्या देखा कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ या तो एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, या तो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी, या फिर माइंड है, उस वक्त उसने वो चीज बोली, प्लस उसके साथ कोई कंडक्ट भी है, accompanied by conduct. An admission may be proved by or on behalf of person making it when it consists of a statement of existence. जब वो statement किस चीज से related है, existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such statement, जब वो state of body या state of mind exist करती थी, उस वक्त उसने कोई ऐसी statement दी थी, ठीक है, जिसके साथ उसका कोई कंडक्ट भी था जो स्टेटमेंट है उसको फॉल्स होना इम्प्रोबेबल कर रहा है, मतलब उस कंडक्ट से प्रूव हो रहा है कि हाँ ये चीज़ जो ये बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं है, ऐसा भी उसने कुछ कंडक्ट किया है साथ में। तो स्टेटमेंट जो है वो स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड से रिलेटेड है, प्लस उसमें कंडक्ट भी उसको अकम्पनी करना चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें होगी तब फिर जाके वो स्टेटमेंट जो है वो एज एडमिशन प्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन नंबर डी और इलस्ट्रेशन नंबर ई, ये दोनों इलस्ट्रेशन हमारे एक्सेप्शन 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको अपनी जो बेयर एक्ट है उसमें लिख लेना है कि डी के नीचे कि दिस इज रिलेटेड टू एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 19। क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन? ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए को अक्यूज किया जा रहा है कि उसने जानबूझ के जो स्टोलन गुड्स हैं जानते हुए कि ये स्टोलन है अपने पास रखे। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो द वैल्यू। ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ए जो है वो ये कहता है कि मैंने मना कर दिया था इनको जो इनकी सेलिंग प्राइस है उससे नीचे बेचने के लिए। तो ये उसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है ये कि जो है वो बंदा ए वो जानबूझ के नीचे नहीं बेच रहा था। इसका मतलब ये क्या है कि अगर वो चोरी की चीज़ खरीदता, ठीक है, तब तो किसी भी प्राइस में बेचने को रेडी हो जाता ना। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो प्राइस है उससे नीचे बेचने को रेडी नहीं हो रहा है। तो ये उसका स्टेट ऑफ माइंड है, प्लस उसका कंडक्ट है कि उसने बेचने के लिए मना भी करा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए उसकी रेलेवेंट हो जाएगी एज पर एक्सेप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट उसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि वो गिल्टी नहीं था, वो बोनाफाइडली कर रहा था, प्लस उसका कंडक्ट है कि उसने बेचने से भी मना कर दिया। तो माइंड प्लस कंडक्ट हो गया। और ये कंडक्ट कैसा है, जो शो कर रहा है कि हाँ सही में भी उसको नहीं पता होगा कि ये जो है ये स्टोलन चीज़ें हैं, इसलिए वो बेचने से मना कर रहा है नीचे जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे कम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा तो हमने तीनों तीसरा एक्सेप्शन जब हम देखेंगे तो तीसरा एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर एडमिशन दो तो क्या हो गए, पहला तो ये हो गया कि अगर वो डेड हो जाता, जो स्टेटमेंट उसने दी है अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती तो सेक्शन 26 में अगर वो चीज़ रेलेवेंट होनी थी तो वो अभी एज एडमिशन उसको प्रूव कर सकते हैं अगर उसने अपने फेवर में दी है तो, ठीक है। जो 8 सर्कमस्टेंसेज हैं हमारे सेक्शन नंबर 26 ऑफ BSA के, अगर उनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस है और वो अगर उसकी डेथ कॉज होती तो वो रेलेवेंट होती वो स्टेटमेंट, तो फिर यहाँ पे वो एज एडमिशन उसने जो स्टेटमेंट दी है वो रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला एक्सेप्शन था हमारा। दूसरा एक्सेप्शन क्या था, स्टेट ऑफ बॉडी या माइंड जब एग्जिस्ट करती थी वो स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड, उसी वक्त उसने वो स्टेटमेंट दी है, प्लस उसका क्या है कंडक्ट भी अकम्पनी कर रहा है और वो कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो कंडक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स मतलब उसको ट्रू बता रहा है, उसका कंडक्ट सपोर्ट कर रहा है बेसिकली उसकी जो स्टेटमेंट है उसको, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर ये जो स्टेटमेंट बंदा दे रहा है ये एडमिशन नहीं और कहीं और भी, मतलब जैसे 3 से 50 तक हमारा है ना कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, तो इस एडमिशन के अलावा भी अगर वो स्टेटमेंट कहीं और रेलेवेंट है तो फिर उसको प्रूव किया जा सकता है, दैट इज अदरवाइज अगर रेलेवेंट है अदरवाइज देन दिस एडमिशन, तो फिर वो उसको प्रूव किया
जा सकता है इवन इफ दैट स्टेटमेंट इज इन फेवर ऑफ हिम ओनली, ठीक है। तो यही कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। एडमिशन के अलावा भी अगर वो कहीं पे रेलेवेंट है तो फिर उसको एज यहाँ पे एक्सेप्शन माना जाएगा, वो उसके फेवर में भी दी जा सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 20 ये कहता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। तो इन जनरल अगर कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के सामने क्वेश्चन में है कि क्या इसके कंटेंट सही हैं या नहीं, तो इस केस में ओरल एडमिशंस कोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है। ओरल एडमिशंस नहीं दिए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कंटेंट डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्रूव करना है तो डॉक्यूमेंट प्रूव करो या सेकेंडरी प्राइमरी एविडेंस देना होगा, दैट इज डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। पर अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस देना है तो फिर वो जो सिचुएशंस दी हुई है उसमें अगर आप फॉल कर रहे हो सिर्फ तभी दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल है वैसे भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ये क्या कह रहा है कि वो कहता है हमारा जनरल रूल कि ओरल एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते जब डॉक्यूमेंट का मैटर है। और ये सेक्शन ये कहता है कि ओरल एडमिशंस भी नहीं हो सकते अगर कोई कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ है, तो उसमें ओरल एविडेंस जो है, ओरल एडमिशंस जो है वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। पर कब मान्य होंगे ये एक्सेप्शन भी बताता है। इन जनरल तो ओरल एडमिशंस प्रूव नहीं किए जा सकते डॉक्यूमेंट के अगर कंटेंट्स प्रूव करना है तो, ठीक है। पर एक्सेप्शन क्या है? दो एक्सेप्शन है। या तो आप ये प्रूव कर दो कि हम सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, वी आर एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया या फिर जो जेन्युइननेस है उस डॉक्यूमेंट की वो खुद ही क्वेश्चन में है, मतलब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ही ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है ये जेन्युइन है या नहीं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, ए और बी के बीच में केस चल रहा है और उसमें इशू क्या है कि ये जो केस है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डीड है, ये फॉर्ज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही अगर डॉक्यूमेंट खुद ही जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में है तो तब भी एडमिशंस दिए जा सकते हैं। तो ये हमारे दो जो है एक्सेप्शंस हो गए। पहला कि सेकेंडरी एविडेंस जो है वो देना अलाउड है अगर, तो ओरल एडमिशंस भी प्रूव किए जा सकते हैं। और दूसरा अगर जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में है डॉक्यूमेंट की तो फिर तब भी प्रूव किया जा सकता है ओरल एडमिशंस के थ्रू। ये जो सेक्शन नंबर 22 था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड बात करता था, इसको अब हटा दिया गया है नए BSA में। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 21, जो पहले सेक्शन 23 में लिखा हुआ था वो अब 21 में लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सा ऐसा एविडेंस एक्ट का सेक्शन है जो सिर्फ सिविल मैटर्स पे लगता है। तो कौन सा है वो? सेक्शन नंबर 21 ऑफ BSA हो जाएगा। अब पहले क्या था? वो सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीटेटिवली पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में लगता है। तो सेक्शन नंबर 21, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। In civil cases, no admission is relevant if it made either upon express condition that evidence of it shall not be given or under circumstances जिससे कोर्ट इन्फर कर सकता है कि पार्टीज ने अग्री किया होगा। अगर दो पार्टीज हैं, ये सेक्शन ये कह रहा है कि सिविल केसेस में अगर पार्टीज ने एक्सप्रेसली डिसाइड कर ली थी ये चीज़ कि हम जो भी अभी बात कर रहे हैं इसको एज एडमिशन कोर्ट में नहीं प्रूव किया जाएगा, तो फिर वो स्टेटमेंट्स कोर्ट में प्रूव नहीं की जा सकती एज एडमिशन। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई इनडायरेक्टली भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में दी गई है इसको एज एडमिशन कोर्ट में इनका इंटेंशन नहीं था प्रूव करने का, तो फिर कोर्ट उसको रेलेवेंट नहीं मानेगा उस केस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज़ हैं, वो दोनों सेटलमेंट कर रही हैं। सेटलमेंट के दौरान उन्होंने कुछ बात करी, जैसे ए और बी का कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट चल रहा है, तो कोर्ट में तो ऑब्वियसली ए कह रहा होगा कि मुझे इससे पैसे लेना है, बी कह रहा होगा कि नहीं मेरे तो कोई पैसे ड्यू नहीं है, राइट। पर जब सेटलमेंट हो रहा है तब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ इतने पैसे ड्यू हैं, चल तुम मुझे इतने दे देना तो हम सेटल कर लेते हैं। तो ये जो सेटलमेंट के बीच में बात हो रही है, अगर ये चीज़ अगर एज एडमिशन कोर्ट में प्रूफ होने लग गई,
अगर इसको कोर्ट मानने लग गया तो फिर तो कोर्ट कोई भी पार्टी सेटलमेंट ही नहीं करेगी, क्योंकि फिर उनको ये रहेगा कि ये कोर्ट में एज एडमिशन हमारी जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करवा देंगे, फिर तो हमको सारे ही पैसे देना पड़ जाएगा, राइट। तो फिर कोई सेटलमेंट ही नहीं करेगा। तो सेटलमेंट को एनकरेज करने के हिसाब से ये वाला जो सेक्शन है इसको ऐड किया गया कि सिविल केसेस में अगर दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि जो हमारे बीच में बात हो रही है इसको हम कोर्ट में एज एडमिशन प्रूफ नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो फिर कोर्ट उसको रेलेवेंट नहीं मानता है, वो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा उस केस में, अगर डायरेक्टली एक्सप्रेसली टर्म्स में लिखा हुआ है तब भी, और अगर इनडायरेक्टली कोर्ट को लगता है तब भी। तो दोनों ही केसेस में इसको नहीं कर सकते। तो अभी हमने क्या क्या समझा, अभी हमने समझा कि क्या फेवर में एडमिशन दिए जा सकते हैं तो नहीं दिए जा सकते हैं, पर एक्सेप्शनल मैटर्स में दिए जा सकते हैं, सेक्शन नंबर 19 BSA कहता है, ठीक है। 3 एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया अगर वो डेड होता तो 26 में रेलेवेंट होती, दूसरी हमने पढ़ ली स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी प्लस कंडक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा अगर अदरवाइज रेलेवेंट है तो, ठीक है। हमने सबसे पहले समझा सेक्शन नंबर 19। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि ओरल एडमिशंस दे सकते हैं क्या, कंटेंट के, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के तो नहीं दे सकते इन जनरल, पर उसके भी 2 एक्सेप्शन है। कब दे सकते हैं, जब या तो उसका सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड हो उस डॉक्यूमेंट का, या फिर वो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही कोर्ट के सामने क्वेश्चन में हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या चीज़ पढ़ी, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो एडमिशंस हैं वो सिविल केसेस में कब रेलेवेंट होंगे कब नहीं होंगे। अगर दोनों पार्टीज़ ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसको एज एडमिशन कोर्ट में प्रूव नहीं किया जाएगा तो फिर वो रेलेवेंट नहीं मानेगा कोर्ट, या फिर इम्प्लाइडली भी अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट इन्फर कर सकता है उनकी चीज़ों से, तो कोर्ट फिर उसको रेलेवेंट नहीं मानेगा।